अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग लेंसेज के ज़रिए बनने वाली इमेजेस उसके बारे में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये देखा कि अगर मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर कोई जिस्म रख दिया जाए तो वो इमेज किस जगह पे बनाएगा, इमेज की नौयत क्या होगी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इमेज किस जगह पे बनेगी। आज उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे एक बहुत ही अहम आले के अंदर जिसका नाम है सादा माइक्रोस्कोप। हम देखेंगे कि सादा माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह से बनता है, इमेज कितना बड़ा करके दिखा सकता है वो, और ये सारी चीज़ें समझने के लिए और सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, लेंस के बारे में जितनी भी डिस्कशन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया कि कन्वेक्स लेंस से इमेज किस किस तरह से बनता है और हमने उसका जो 5वां केस देखा था, हमने ये कहा था कि अगर जिस्म को लेंस की फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो उससे बनने वाला इमेज क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, किस तरह का होगा। हमने ये देखा था कि बनने वाला इमेज साइज से बड़ा होगा, वर्चुअल होगा और इमेज कहाँ बन रहा था, F और 2F के दरमियान। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि वो वाला फिनोमिना यूज होता है आपके स्कूल्स में पड़ी हुई लेबोरेटरीज और साथ ही साथ कॉमन मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर किस तरह से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या इस्तेलाहात हम इस्तेमाल करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे आज के लेक्चर यानी कि सादा माइक्रोस्कोप पे। ये वाला जो टॉपिक है आपकी किताब में थोड़ा सा आगे चल के है, यानी कि 12.12 वाला जो टॉपिक है वो सादा माइक्रोस्कोप है। मैं पहले इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते जाएं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते जाएंगे चीजों का समझना आसान भी होता चला जाएगा, साथ ही साथ चीजें समझने में और याद रखने में आपको आसानी होगी। चलें, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर एक कन्वेक्स लेंस हो मेरे पास इस तरह से स्टूडेंट्स, और कन्वेक्स लेंस का कोई ऑप्टिकल सेंटर पड़ा हो इस जगह पे, और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल वस्त से गुजरने वाली लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ पे एक पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है स्टूडेंट्स, तो ये वाला पॉइंट अगर इतने फासले पे है तो ये वाला पॉइंट 2F कहलाएगा, और साथ ही साथ अगर इतना फासला F का है तो इतना ही फासला इसकी लेफ्ट साइड पे भी F का होगा, और जितना फासला इस जगह का है इतना ही फासला यहाँ पे 2F का होगा। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब मैं जिस्म को F और लेंस के दरमियान रखूं कुछ इस तरह से, तो स्टूडेंट्स रूल्स अप्लाई करें। क्या रूल था, पहला रूल ये था कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरे तो वो क्या करेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। और दूसरा रूल क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा रूल ये था कि जब लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो बगैर मुड़े वो सीधे ही अपना सफर जारी रखेगी। फिर हमने ये देखा था कि चूंकि ये दोनों रेज पैरेलल हो गई, तो चूंकि रेज पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि इसके मिलने के इम्कानात बहुत कम है। तो हमने क्या किया था, हमने इमेज बनाने के लिए इसको पीछे की जानिब एक्स्ट्रापोलेट किया था स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, और हमने देखा था कि तकरीबन इस पॉइंट यानी कि F और 2F के दरमियान ये वाले जिस्म की रेज मिलेंगी और इस जगह पे इस जिस्म की एक इमेज बन जाएगी। हमने ये भी कहा था कि बनने वाली इमेज जिस्म के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है। स्टूडेंट्स, बनने वाला इमेज कौन सा है, वर्चुअल इमेज है। अगर मैं कहूं कि इस जिस्म की हाइट या जिस्म की ऊंचाई ये क्या है स्टूडेंट्स, O है, और अगर मैं कहूं कि इस इमेज की हाइट I है, तो मैं इससे ये सवाल पूछ सकता हूं आपसे कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताएं कि ये वाला इमेज इस जिस्म से कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना इसका साइज बढ़ गया। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस टर्म को, इस इस्तिलाह को क्या कहते हैं, कितने गुना। इसको हम नाम देते हैं मैग्निफिकेशन का या मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर को हम किस तरह से समझेंगे, किस तरह से इसकी तारीफ करेंगे, तो चले समझ लें। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा ये जो जिस्म है ये 2 सेंटीमीटर का है, बनने वाला जो इमेज है ये 8 सेंटीमीटर का है, और मैं ये सवाल पूछ दूं कि इमेज का साइज जिस्म के साइज से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे ये जिस्म का साइज है 2 सेंटीमीटर, इमेज का साइज है 8 सेंटीमीटर, तो चलें 8/2 ये बन गया कुछ 4, तो आप कहेंगे कि जो इमेज बन रहा है ये जिस्म से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना इसका साइज बढ़ गया। तो हम इसको अगर तारीफ करना चाहें मैग्नीफाइंग पावर की या
मैग्निफिकेशन की, तो स्टूडेंट्स वो किस तरह से करेंगे अभी हमें आपके सामने लिख देता हूं कि मैग्नीफाइंग पावर की तारीफ आप किस तरह से करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर को आप कहेंगे ये निस्बत है किस चीज की स्टूडेंट्स, इमेज के साइज और जिस्म के साइज की निस्बत को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट्स इमेज के साइज को हमने क्या नाम दिया, आई का नाम दिया, और निस्बत को हम बटे की सूरत में लिखते हैं, और जिस्म के साइज को हम नाम दे रहे हैं ओ का। तो एक फार्मूला मेरे पास बन गया आई ओवर ओ। स्टूडेंट्स बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हम जानते हैं कि जो जिस्म का साइज होता है, जिस्म का फासला होता है ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम क्या स्टूडेंट्स नाम देते हैं, उसको कहते हैं पी, यानी कि ये जिस्म का फासला है लेंस से। और जो इमेज का फासला बन रहा हो लेंस से वो स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। आप जानते हैं हमने मिरर में भी ये पढ़ा। अब हम क्यू का साइन पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पी का साइन भी नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं। वो किस सूरत में लेते हैं, मस्बत हम तब लेते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज रियल हो। अगर जिस्म रियल है तो हम कहेंगे पी पॉजिटिव है, अगर इमेज रियल है तो हम कहेंगे कि क्यू यानी कि इमेज का फासला जो लेंस से है वो भी मस्बत होगा। अगर पी वर्चुअल हो जाए तो हम कहेंगे ये मनफी आएगा, और अगर इमेज भी वर्चुअल हो जाए तो हम कहेंगे ये जो क्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स ये भी मनफी आएगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इस पूरे माइक्रोस्कोप के अंदर मैं जहां जहां पे क्यू यूज करूंगा यानी कि इमेज का फासला यूज करूंगा वहां पे मनफी होगा, और जहां पे पी मैं फासला यूज करूंगा जिस्म का वो हमेशा मस्बत ट्रीट करूंगा, क्योंकि जिस्म रियली तौर पे हकीकतन यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या बात यहाँ पे खत्म हो गई? जी नहीं, बात यहाँ अभी खत्म नहीं हुई। मैग्नीफाइंग ग्लास एक कन्वेक्स लेंस है जिसको इंतहाई छोटे अजसाम की बहुत बड़ी इमेजेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसको सादा माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जिस्म को लेंस के नजदीक प्रिंसिपल फोकस से कम फासले पर रखा जाता है ताकि एक सीधी, वर्चुअल और बहुत बड़ी इमेज सेहतमंद आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर देखी जा सके। तो सादा माइक्रोस्कोप का जो असल मकसद है वो यही है कि अगर आप कोई छोटा जिस्म देखना चाहते हैं तो उस छोटे जिस्म को आम आंख से तो देखना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए आप जिस आले का इस्तेमाल करते हैं उसको सादा माइक्रोस्कोप कहा जाता है। फर्क करें, ये मैं अगर अलग करके आपको एक इस तरह से दिखाऊं कि मेरा जिस्म कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, और अगर मैं कहूं कि जिस्म से लेंस का फासला कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, तो ये वाली जो एंगल बनेगा, फर्ज करें यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अपनी आई के साथ ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इस एंगल को थीटा कहेगा। स्टूडेंट्स अगर मैं ये ऑप्टिकल लेंस यहाँ पे लगा दूं, ऑप्टिकल लेंस का मतलब है कि वो वाला लेंस जिससे मुझे ये चीज बड़ी होके दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, और अगर मैं कहूं कि ये इस तरह से आगे जा रही है जिसका लेंस से फासला है और दरमियान में इस जगह पे मैंने लेंस भी रख दिया, तो अब क्या बनने वाला वो एंगल, क्या वो थीटा ही कहलाएगा? स्टूडेंट्स नहीं, अब वो थीटा से चेंज होके बन गया है थीटा प्राइम यानी थीटा डैश, और अब ऑब्जर्वर इस जगह से इस चीज सारी को ऑब्जर्व कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ा की कॉन्सेप्ट देने लगा हूं आपको। अगर मैं कहूं कि ये दोनों ट्राइएंगल्स जो मैंने बनाई, दोनों मुसल्लसें मैंने जो बनाई, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में फर्क क्या है, तो आप कहेंगे सर लग तो दोनों एक जैसी रही हैं लेकिन दोनों में साइज का फर्क है। स्टूडेंट साइज का फर्क है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइएंगल्स या दोनों मुसल्लसें जो हैं ये एक जैसी हैं, इसको हम सिमिलर ट्राइएंगल्स के टर्म के तौर पे जानते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें मैं कहूं कि मेरे पास एक बॉल है कुछ इस तरह से, एक बॉल है कुछ इस तरह से, और मैं कहूं कि इसमें क्या फर्क है, आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं है, ये थोड़ी सी छोटी बॉल है जिसका रेडियस 1 मीटर है, और ये दूसरी बॉल है जो कि थोड़ी सी बड़ी है और फर्ज करें इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर हो गया, यानी
यानी कि चीजें दिखने में सेम है लेकिन साइज में बढ़ गई हैं। स्टूडेंट्स अगर इसको मैं बयान करना चाहूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं तो मैं कहूंगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर मैं कोई सी दो साइड्स लूं और उनकी रेशो ले लूं तो वो इक्वल होंगी। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या कह दिया, फर्ज करें कि मैं पहले रेशो लेता हूं इन दो परपेंडिकुलर्स की, अमूद की। मैंने कहा कि जिस्म का जो फासला है, जिस्म की जो हाइट है उसको हमने कहा है कि O है और इमेज की हाइट को हमने कहा है I। बिल्कुल इस तरह से अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस इमेज की और इसकी रेशो यानी निस्बत जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट क्या है, चलिए मैं उसको आपके सामने लिख देता हूं, वो है जी I/O। यानी कि यही वो फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैंने समझाने के लिए इस तरह लिख दिया। स्टूडेंट्स मैंने अभी सिमिलर ट्राइंगल्स की तारीफ क्या बताई थी आपको, मैंने कहा था कि सिमिलर ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं कि अगर उसकी कोई सी एक जैसी दो साइड्स की अगर मैं रेशो ले लूं तो वो इक्वल होगी। अब मैंने यहाँ पे जो निस्बत ली वो ली इन दो अमूद की, अगर मैं इसके बेस की रेशो ले लूं, बेस की निस्बत लूं तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स इमेज का लेंथ से फासला क्या कहलाता है, हम जानते हैं इसको कहते हैं जी Q। और ये भी जानते हैं कि जिस्म का लेंथ से फासला क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे जो मैं रेशो लिख रहा हूं मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं Q/P। अब स्टूडेंट्स मेरे पास मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हो गए, एक फार्मूला ये वाला हो गया और एक फार्मूला स्टूडेंट्स ये वाला हो गया। आप मैथ्स के अंदर ये जानते हैं कि अगर दो इक्वेशंस हों, दो मसावात हों और उन दो मसावात की लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में अगर इक्वल हों तो उनकी राइट साइड्स भी इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स किस तरह से, इसकी लेफ्ट साइड्स में दोनों क्या है, मैग्निफिकेशन है, राइट साइड पे क्या है, इमेज बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे इमेज बटा ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जी इमेज का फासला लेंस है और यहाँ पे क्या है, जिस्म का फासला लेंस है। तो चलें इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या चीज बन जाएगी, बनेगी I/O बराबर है Q/P के। और स्टूडेंट्स ये दोनों किसके बराबर हैं, मैग्निफिकेशन के। तो मैग्निफिकेशन के अब तक हमने दो फार्मूले पढ़ लिए, लेकिन अभी भी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है और वो है 1/D/F। स्टूडेंट्स हम समझ आ गया, मैग्निफिकेशन है 1, कोई कांस्टेंट हो सकता है, D क्या है, F फोकल लेंथ, F फोकल लेंथ भी पता है, मैग्निफिकेशन भी पता चल गया कि मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये D यहाँ पे आ रहा है, ये स्टूडेंट्स D क्या है, तो याद रखिए इस D को हम नाम देते हैं नुक्ता करीब। स्टूडेंट्स नुक्ता करीब, ये मैंने क्या कह दिया, अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम इसे नाम देते हैं नियर पॉइंट का। स्टूडेंट्स ये नियर पॉइंट क्या है, फर्ज करें मैं ये कोई मार्कर है और इस मार्कर को मैं अपनी आंख से इस फासले पर रख के देख रहा हूं। ये मार्कर जिस जगह पे मैंने रखा मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फासले को थोड़ा सा कम करूंगा और देखूंगा क्या इमेज अब क्लियर नजर आ रहा है, जी इमेज अब भी क्लियर नजर आ रहा है। अब इसको करीब लाते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि मुझे ये जो मार्कर है ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा। मार्कर की जो इमेज मेरी आंखों में बन रही है ये बिल्कुल क्लियर नहीं बनेगी, वाजिया नहीं बनेगी, मुझे थोड़ा सा फजी सा ब्लरी सीन दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स आपकी आंख से जिस्म का वो कम से कम फासला जहां पे आपकी आंख एक वाजिया इमेज बना सके उसको हम नाम देते हैं नुक्ताए करीब का। हम जैसे आगे जाके आंख के नुकाइस पढ़ेंगे वहां पे हम नुक्ता करीब भी देखेंगे, नुक्ता बईद भी देखेंगे, यानी कि नियर पॉइंट भी देखेंगे, फार पॉइंट की डिटेल भी सारी वहां पे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैंने समझाना है कि डी का मतलब क्या है, तो वो आपने समझ लिया कि आंख से वो कम से कम फासला जिस्म का कि जिस जगह पे आपकी आंख पे उस जिस्म का वाजिया इमेज बन जाए। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये 25 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि अगर आपकी आंख से फासला किसी भी जिस्म का 25 सेंटीमीटर का है तो आप वो चीज बआसानी बगैर आंख पे जोर दिए पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स
अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी उम्र में इजाफा होता चला जाएगा। ये जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, इसमें भी इजाफा होता चला जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके उस्ताद जो बूढ़े हो चुके या आपके दादा दादी या आपके वालिदैन अगर उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है तो वो चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए आम फासले से ज्यादा फासले पे रख के देखते हैं, कुछ इस तरह से, क्योंकि उनका चूंकि नुक्ता करीब ये बढ़ चुका होता है, 25 सेंटीमीटर से फासला बढ़ चुका होता है, इस वजह से ये वो दूर करके चीजों को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये फार्मूला आया कहां से, ये किस तरह से ड्राइव हुआ, तो इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके काम आ सके और आपके इल्म में इजाफा हो सके। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपने मिरर्स के अंदर इमेज लोकेशन फार्मूला पढ़ा था। स्टूडेंट्स, वो इमेज लोकेशन फार्मूला क्या था, उसको हमने कहा था वो बराबर होता है 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। स्टूडेंट्स, ये तो हमने मिरर में पढ़ा था, लेकिन याद रखिएगा ये लेंसेज के लिए भी बिल्कुल ठीक है। लेंसेज में भी हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। वहां पे हमने इसे मिरर फार्मूला कहा था, यहाँ पे हम इसे लेंस फार्मूला कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, वहां पे जो एहतियातें बरती थी, यहाँ पे भी वही एहतियात बरतनी होंगी। फोकल लेंथ किस केस में पॉजिटिव, किस केस में नेगेटिव। आप जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ चूंकि ओरिजिनली होती है, फोकस उसमें फोकस करने की सलाहियत हकीकतन होती है, तो उसकी फोकल लेंथ आएगी मस्बत। पी जिस्म का फासला, ये तो हमेशा मस्बत लिया जाता है। मनफी वाला केस आपकी किताब में डिस्कस नहीं किया गया, अदरवाइज मनफी वाला केस भी होता है, यानी कि इमेज का फासला हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर वो वर्चुअल बन रही है तो हम उसका फासला लेंगे नेगेटिव। ये सारी एहतियातें जो हमने मिरर फार्मूला में पढ़ी थी, लेंस फार्मूला में भी हम इसे ख्याल रखेंगे इन सारी चीजों का। स्टूडेंट्स, अब हमने ड्राइव करना है ये वाला फार्मूला 1/d/f। याद रखिएगा कि आप जो भी चीज देखते हैं वो नियर पॉइंट पे देखते हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से इस जगह पे पड़ा हुआ है और आप बगैर माइक्रोस्कोप पे, यहाँ पे माइक्रोस्कोप नहीं लगा हुआ, ना कोई लेंस लगा हुआ है, तो आप अपनी आंख से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अगर तो आपको ये ऑब्जेक्ट यानी कि जिस्म नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट आंख से कम फासले यानी कि नुक्ता करीब पे पड़ा हुआ है। और अगर लेंस इमेज आपको बड़ी करके दिखाएगा तो ऐसे नहीं होगा कि वो नुक्ता करीब से परे चली गई या नुक्ता करीब के पास आ गई। वो लेंस क्या करेगा, अगर वो इमेज आपको छोटी नजर आ रही है, जब बड़ी करके दिखाएगा, जब बड़ी करेगा तो भी ये जो फासला है ये डी ही कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जो क्यू है ये हमेशा यानी कि इमेज का फासला हमेशा डी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपकी इमेज जिस मर्जी जगह पे बने वो आपको नुक्ताए करीब पे दिखाई देगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर के फासले पे नॉर्मल हालात में। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा केस है तो हम इस फार्मूले को मॉडिफाई करके लिख देते हैं। मॉडिफाई करके हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 1/p जमा 1/d। स्टूडेंट्स, आप वो एहतियात भूल गए अभी जो मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था अगर इमेज वर्चुअल होगा तो आपको इमेज का फासला लेंस से नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव भी लगाएंगे और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि आप ये एहतियात करना ना भूलें। हम इसको लिखेंगे 1/f बराबर है 1/p माइनस 1/d। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लाने में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो चलें हम क्या करते हैं, एक थोड़ी सी चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करनी है कि तरफेन को डी से ज़रब देने से, मैं दोनों साइड्स पे d को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कुछ इस तरह से कि जब इसको करूंगा तो ये बन जाएगा d डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को d के साथ डिवाइड करूंगा तो d 1/p अंदर ऐसे आ गया माइनस d और 1/d वैसे का वैसे आ गया। आप जानते हैं कि d को कैंसिल कर देगा, बाकी क्या बचेगा d/f इज इक्वल टू d/p माइनस 1। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक यहाँ पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा 1 जमा d/f इज इक्वल टू d/p। स्टूडेंट्स, कोई सूरत हमें नजर आ गई है, सिर्फ एक चीज की कमी है और वो कमी है जी मैग्निफिकेशन की, कि अगर राइट साइड पे अगर हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो ये है उसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई।
लेकिन सवाल यह है कि हमने मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले पढ़े हैं, एक Q बटा P पढ़ा है, एक I बटा O पढ़ा है, यहाँ पे तो D बटा P लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी इमेज का फासला होगा वो किधर बनेगा, नियर पॉइंट पे बनेगा। तो अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो D है ये Q के इक्वल है, और अगर ये Q के इक्वल है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा 1 जमा D बटा F बराबर है Q बटा P के, और हम जानते हैं Q बटा P को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स किसके अंदर बदल जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास M बराबर है 1 जमा D बटा F। इस फार्मूले को हम बॉक्स के अंदर भी बंद कर देते हैं ताकि आपको अगर डेरिवेशन पूछ ली जाए 2-3 नंबर की तो आप ये डेरिवेशन करने के भी काबिल हों। पूछेगा नहीं क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि फार्मूला था तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हर चीज आपको खोल के बयान कर दूं ताकि आपके अंदर थिंकिंग क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती चली जाए। स्टूडेंट सारी बातें हो गई सादा माइक्रोस्कोप की, लेकिन एक टर्म बाकी रह गई। स्टूडेंट्स वो टर्म कौन सी बाकी रह गई है, उस टर्म को, उस इस्तिलाह को हम नाम देते हैं रिजोल्विंग पावर का। स्टूडेंट्स ये रिजोल्विंग पावर क्या है, स्टूडेंट्स फर्ज करें आपको मैं कहूं कि आपके पास एक तस्वीर है कैमरे की, एक तस्वीर है आपके अपने मोबाइल फोन की। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन दोनों तस्वीरों में से क्लियर कौन सी होगी, आप तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कैमरे से ली गई तस्वीर उसको भी जूम करके देखें, मोबाइल से ली गई तस्वीर उसको भी जूम करके देखें। जैसे जैसे आप जूम करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोबाइल वाली तस्वीर ये धुंधली होना शुरू हो जाएगी। आसान जुबान में हम कहेंगे उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे। पिक्सल फटने का मतलब क्या है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर आपने उसे अच्छे प्रोफेशनल कैमरे से लिया है तो जितना मर्जी मैं उसे एक्सपेंड करता जाऊं, जूम करता जाऊं तो उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। पिक्सल ना फटने का मतलब क्या है, पिक्सल ना फटने का मतलब ये है कि उसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है। स्टूडेंट्स रिजोल्विंग पावर होती क्या है, रिजोल्विंग पावर का मतलब ये है कि ये किसी भी आले की सलाहियत है जो करीब करीब पड़े दो अजसाम में वाजिया फर्क नुमाया कर सके। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आपकी तस्वीर अगर मोबाइल से ली गई है तो तस्वीर में एक अकेले आप तो नहीं खड़े, आपके आसपास का माहौल भी है, उसमें पड़ी हुई कुछ चीजें भी हैं। तो अगर आपके साथ जो भी चीज पड़ी हुई है वो माहौल की कोई भी चीज हो सकती है, दरख्त हो सकता है, पत्ता हो सकता है, स्टूडेंट्स कार हो सकती है। तो जैसे जैसे मैं वो स्क्रीन बढ़ाता चला जाऊंगा, जूम करता चला जाऊंगा, तो वो एक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे आपके मोबाइल की तस्वीर के। लेकिन अगर उसी तस्वीर को, उसी जगह को मैं कैमरे से कैप्चर करूं तो कैमरे से कैप्चर करने का मतलब ये होगा कि अब मैं तस्वीर को जितना मर्जी ड्रैग करता जाऊं, जूम करता जाऊं तो वहां पे उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। तो इसका मतलब है कि कैमरे की रिजोल्विंग पावर ज्यादा है और आपके मोबाइल फोन की जो रिजोल्विंग पावर है वो कम होगी। स्टूडेंट्स तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिजोल्विंग पावर की तारीफ करें तो आप तारीफ किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, चलें मैं आपके सामने लिख देता हूं। किसी आले की वो सलाहियत, स्टूडेंट कैसी सलाहियत है, जिससे ये दो इंतहाई करीब पड़े हुए अजसाम में फर्क नुमाया कर सके, रिजोल्विंग पावर कहलाती है। और स्टूडेंट्स ये इंतहाई करीब पड़े हुए अजसाम को हम पॉइंट सोर्सेज भी कहते हैं। तो अगर आप आगे लिखना चाहें कि दो इंतहाई करीब पड़े हुए अजसाम या पॉइंट सोर्सेज, तो भी आपकी तारीफ ठीक मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये सादा माइक्रोस्कोप की जितनी भी डिस्कशन है आपको इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब मजीद आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम लेंसेज की मजीद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेंसेज का इतलाक पढ़ेंगे कि वो किस किस जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। जी तो स्टूडेंट्स आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल
इंस्ट्रूमेंट यानी कि सादा माइक्रोस्कोप को समझ लिया है। सादा माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह से बनती है ये भी आप जान चुके, और साथ ही साथ आप मैग्निफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर को समझने के भी काबिल हो गए। अपनी मजीद डिस्कशन अगले टॉपिक्स में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।